हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। सिटी हॉस्पिटल में ऋतिक प्रकृति को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था और प्रकृति बुरी तरीके से उसे घूरे जा रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगली सुबह होते ही प्रकृति ऋतिक के फार्म हाउस से भाग गए थे और उसे ढूंढने में ऋतिक को पूरे 1 दिन लगे थे, क्योंकि प्रकृति अपने अपार्टमेंट में छुप गई थी। प्रकृति वेटिंग एरिया में चुपचाप बैठे हुए थे। उसके हाथ में गर्म पट्टी लगी हुई थी, क्योंकि उसके हाथ में हल्की सूजन आ गई थी, लेकिन इंजेक्शन के डर से वो हॉस्पिटल नहीं आए थे। ऋतिक अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद शेलवन से बोला, और कितना वक्त लगेगा? सेलवन ऋतिक की बात पर बोला, डॉक्टर दूसरे पेशेंट को चेक कर रहे हैं। प्रकृति चुपचाप खड़ी होते हुए ऋतिक से बोली, मैं वॉशरूम, कोई ज़रूरत नहीं। ऋतिक ने उसकी बात को बीच में काट कर कहा। प्रकृति छोटा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठते हुए बोली, मुझे जबरदस्ती लाने की क्या ज़रूरत थी? ऋतिक प्रकृति की बात पर तिरछी नज़र से उसे घूरते हुए बोला, आई डोंट केयर अबाउट यू एट ऑल, इसलिए ऐसी खुशकिस्मती पालने की कोशिश मत करना। तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए बस तुम्हारा इलाज करवा रहा। प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर बोली, अरे मैं करवा लेती ना इलाज। कब? जब इन्फेक्शन फैल जाता और तुम्हारे हाथ को काटना पड़ता तब। ऋतिक ने प्रकृति को घूरते हुए कहा, जिस पर प्रकृति मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, मैंने ऐसे कब कहा। तभी प्रकृति की नज़र वरुण पर जाती है, जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और एक नर्स उसे बाहर घुमा रही थी। वरुण को देखते ही प्रकृति हैरानी से बोली, इसे अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला? ऋतिक तिरछी नज़र से वरुण की तरफ देखने के बाद इग्नोर कर फिर से अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगता है, जिस पर प्रकृति ऋतिक की तरफ देखते हुए कहती है, तुमने कैसे मारा था उसे? उसे अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है। प्रकृति की बात सुनकर ऋतिक अपने फ़ोन को इग्नोर कर प्रकृति को घूरते हुए बोला, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है। उसकी 2020 का मैच खेलना चाहती हो क्या? प्रकृति बुरा सा मुँह बनाकर बोली, छी, तुम कितने गंदी बातें करते हो। तुम्हारे मुंह से हमेशा गटर ही निकलती। ऋतिक प्रकृति की बातों को सुनते हुए इरिटेशन में अपनी गन निकालकर सीधा डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है, तो देखता है डॉक्टर, जो कि प्रकृति का चेकअप करने वाला था, एक नर्स के साथ बातें करते हुए स्नैक्स एंजॉय कर रहा था। ऋतिक डॉक्टर को घूरते हुए बोला, हम वहाँ पर तुम्हारा इंतजार में व्याकुल हो रहे हैं और तुम यहाँ पर देह दर्शन कर रहे हो, डॉक्टर। ऋतिक की आवाज़ पर और उसके हाथ में गन देखकर डॉक्टर जल्दी से खड़ा होकर बोला, आई एम सॉरी सर। ऋतिक अपनी गन डॉक्टर पर तानते हुए बोला, भगवान को जाकर सॉरी कहना, मुझे सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। नर्स ऋतिक के हाथ में गन देखकर डर से कांप रही थी। प्रकृति अंदर जाकर ऋतिक के हाथ से गन छीनते हुए बोली, अरे यार, तुम जुबान नहीं चला सकते हो क्या? जब देखो गन तानते रहते हो। सब तुम्हारी तरह अनरोमांटिक नहीं होते। ऋतिक प्रकृति को घूरते हुए बोला, मैं इतना फ्री नहीं हूँ जो पूरे 24 घंटे तुम्हारे साथ यहाँ पर वेट करता रहूँगा। जिस पर प्रकृति उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चिल्ला किस पर रहे हो तुम, और किसने कहा तुम्हें यहाँ पर आने के लिए? तुम हो जो मुझे जबरदस्ती लेकर आए हो। ऋतिक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए डॉक्टर को घूर कर बोला, चेक करो इसे, वरना किसी का इलाज करने लायक नहीं रह छोड़ूंगा तुम्हें। डॉक्टर ऋतिक की बात पर जल्दी से प्रकृति की तरफ देखते हुए बोले, मैम चलिए। ऋतिक डॉक्टर को घूरते हुए बोला, यहाँ पर चेक करने से क्या होगा? जिस पर डॉक्टर मासूम सा चेहरा बनाकर प्रकृति की तरफ देखते हैं तो प्रकृति डॉक्टर से कहती है, चलो डॉक्टर, ये पागल कुछ भी कहता रहता है। ऋतिक प्रकृति के दूसरे हाथ को पकड़कर उसके कान में धीरे से बोला, मुझे इस डॉक्टर की नीयत अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ऋतिक की बात सुन प्रकृति उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, यार, तुम तो पजेसिव बॉयफ्रेंड और हस्बैंड की तरह रिएक्ट कर रहे हो, और अच्छी बात है ना। डॉक्टर लाइन मार रहा है तो मैं गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी इसकी, दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है ये। कहते हुए प्रकृति डॉक्टर को देखकर मुस्कुरा देती है, तो डॉक्टर प्रकृति के पीछे यमराज की तरह खड़े ऋतिक को देखकर बस डर में थोड़ा सा मुस्कुरा देता है।
ऋतिक प्रकृति के बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर को धमकी भरे आवाज़ में बोला, इसके कंधे पर चोट लगी है, ठीक से इलाज करो वरना ये तुम्हारा आखिरी पेशेंट होगा। प्रकृति घूरकर ऋतिक की तरफ देखती है तो डॉक्टर प्रकृति से जल्दी से कहते हैं, मैम अपने एक्सरे करवा लिया। ऋतिक एक्सरे शीट लाकर डॉक्टर के सामने रखते हुए बोला, हो गया है। डॉक्टर जल्दी से एक्सरे शीट को उठाकर चेक करने लगते हैं और थोड़ा सा हिचकिचाकर प्रकृति से कहते हैं, मैम आप अपना जैकेट निकालेंगे, मुझे देखना था। प्रकृति डॉक्टर की बात पर अपना जैकेट निकालने लगती है, जिस पर ऋतिक प्रकृति से कहता है, 1 मिनट। ऋतिक के रोकने पर प्रकृति इरिटेशन में उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? प्रकृति को इरिटेशन होता हुआ देखकर ऋतिक अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है कपड़े उतारने में। जिस पर प्रकृति अपने दांत पीसते हुए बोली, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से अपना इलाज करवा कर घर जाना चाहती हूँ। प्रकृति के बाद पर ऋतिक अपना जैकेट प्रकृति को आगे से उठाकर डॉक्टर से बोला, चेक करो। प्रकृति हैरानी और कंफ्यूजन में ऋतिक को देखने लगती है। वहीं डॉक्टर उसके कंधे पर प्रेस करता है, जिससे प्रकृति अपनी आंखें कसकर बंद कर ऋतिक के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। ऋतिक प्रकृति के हाथ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए डॉक्टर को घूर कर बोला, तुम्हें इलाज करना आता भी है या फिर नहीं? डॉक्टर छोटा सा मुंह बनाकर ऋतिक से बोला, सर चेक करना पड़ेगा ना कि दर्द कितना है, तब जाकर मैं इलाज करूंगा, आप थोड़ा चुप रहेंगे? ऋतिक डॉक्टर को घूरने लगता है तो डॉक्टर प्रकृति की तरफ देखते हुए कहते हैं, आपके हाथ में फ्रैक्चर नहीं आया है, लेकिन आपके हाथ के मूवमेंट के कारण आपके कंधे पर जोर पड़ रहा है, जिस कारण प्लास्टर बांधना पड़ सकता है। प्लास्टर का नाम सुनकर प्रकृति जल्दी से बोली, अरे नहीं, अगर आप प्लास्टर बांध दोगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगी, मैं अकेली रहती हूँ। जिस पर डॉक्टर बोले, ओके, मैं क्रेप बैंडेज लगाकर आपको एक जेल दे देता हूँ, जिसे आप रात को बैंडेज निकाल कर लगाकर थोड़ा मसाज कर सो सकती हैं, और ऐसा आपको 4 हफ्तों तक करना होगा। अगर फिर भी दर्द है तो हम आपके हाथ में प्लास्टर बांध देंगे। डॉक्टर की बात को सुनते हुए ऋतिक डॉक्टर से बोला, इसके हाथ में प्लास्टर बांधो। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, इस हाथ से और भी बहुत से काम होते हैं। ऋतिक प्रकृति की बातों को इग्नोर करके बोला, मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम्हारे लिए मैं एक नैनी रख लूँगा और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ रहोगे। ऋतिक की बात पर प्रकृति उसे घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? यहाँ पर मेरे रिलेटिव्स है। जिस पर ऋतिक उसे देखते हुए बोला, तुम किस रिलेटिव की बात कर रहे हो? विक्रम भाटिया, जो कि कल ही इंदौर के लिए निकल गया है। प्रकृति फ्रस्ट्रेशन में ऋतिक को घूरते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम सच में पनौती हो मेरी जिंदगी के, जब से मिले हो कुछ न कुछ हो ही रहा है। ऋतिक प्रकृति के बातों को इग्नोर करते हुए डॉक्टर से बोला, प्लास्टर। डॉक्टर और ज़्यादा जिद ना करते हुए अपना सिर हिलाकर प्रकृति के हाथ में प्लास्टर बांध देते हैं और ऋतिक प्रकृति को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है। केबिन से बाहर आकर ऋतिक प्रिस्क्रिप्शन सेलवन की तरफ पठाते हुए बोला, सारी दवा लेकर आ जाओ और हाँ, कोई अच्छी सी नैनी हायर करो इस बच्ची के लिए। शेरवन ऋतिक के बाद पर अपना सिर हिलाकर प्रिस्क्रिप्शन की दवा को लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन और ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए कहता है, चलो। प्रकृति ऋतिक की बात सुन मुँह बनाते हुए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है, जिस पर प्रकृति ऋतिक से कहती है, अरे शेलवन। ऋतिक उसकी बात को बीच में काट कर उसे घूरते हुए बोला, शट अप। ऋतिक के डांटने पर प्रकृति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, अरे वो मेरे लिए दवा लेने गया है ना।
ऋतिक प्रकृति के बातों को इग्नोर करके ड्राइवर की तरफ देखता है तो ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। इधर शाम का वक्त इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में क्लास हावर खत्म हो चुकी थी और आधा से ज़्यादा स्टूडेंट वहां से निकल चुके थे। विप्लव की कार आकर पार्किंग में रुकती है और ठीक उसी वक्त सुधांशु भी क्लास से बाहर आता है और विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, विप्लव तुम यहाँ? विप्लव सुधांशु की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बनी को लेने आया था। वैसे मेरी मोटी कहाँ है? सुधांशु अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, क्योंकि प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। विप्लव सुधांशु की बात सुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्लास से बाहर निकाल दिया? प्रोफेसर मतलब अनमोल भाई ने? इनका कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? मतलब रिया उनसे पट गई? इसका मतलब ये जो चाहे वो करेंगे? इनका तो हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा। जिस पर सुधांशु मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बनी भी नज़र नहीं आ रही है। सुधांशु की बात पर विप्लव इधर उधर देखते हुए बोला, कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाने तो नहीं चली गई? बहुत भूखर है। जिस पर सुधांशु बोला, तुम उस तरफ देखो, मैं कैंटीन की तरफ देख कर आता हूँ। सुधांशु की बात सुन विप्लव अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, यार जनरेशन एडवांस हो गई है, क्या ढूंढते हुए फिरेंगे? कॉल करता हूँ, आ जाएगी वो। इतना कहकर विप्लव अदिति को कॉल मिलाता है, लेकिन अदिति का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अदिति के फ़ोन को स्विच ऑफ महसूस कर विप्लव दोबारा कांटेक्ट करता है, लेकिन अदिति का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। विप्लव सुधांशु की तरफ देखते हुए बोला, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है? जिस पर सुधांशु बोला, इसलिए कह रहा हूँ कि चलो ढूंढ कर आते हैं। तुम्हारी तो एडवांस जनरेशन पता नहीं कहाँ गुम हो गए। विप्लव दांत दिखाते हुए यूनिवर्सिटी के दूसरी साइड के कैंटीन की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों फिर से पार्किंग एरिया के पास आते हैं तो सुधांशु विप्लव की तरफ देखते हुए कहता है, मिली? विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, नहीं, मुझे नहीं मिली। सुधांशु थोड़ा परेशान होकर विप्लव से बोला, जीजा जी को कॉल करो। विप्लव सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाता है और मृत्युंजय को कॉल करने लगता है। सुधांशु इधर उधर देखने लगता है तो उसकी नज़र वहां कैंपस पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर जाती है, जिस पर सुधांशु विप्लव को वहीं छोड़कर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ चला जाता है। इधर विप्लव मृत्युंजय को कॉल करता है तो दूसरी तरफ से मृत्युंजय कॉल अटेंड करते हुए कहता है, क्या हुआ विप्लव? विप्लव थोड़ा परेशान होकर बोला, भाई अदिति कॉलेज में नहीं है, हमने उसे पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया। विप्लव की बात सुनकर मृत्युंजय थोड़ा परेशान होकर बोला, क्या कह रहे हो तुम? देखो वहीं कहीं होगी, वॉशरूम को ठीक से चेक करो। विप्लव अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं भाई, हमने सब जगह सब तरफ ढूंढ लिया, अदिति नहीं है। मुझे घबराहट हो रही है, वो बहुत परेशान थी आज। जिस पर मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय कॉल कट कर देता है और अपने सारे क्लाइंट्स को तरफ देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन करता हूँ। वहाँ पर राजीव, अमृत और शोभित भी बैठे हुए थे। अमृत मृत्युंजय को परेशान देखते हुए बोला, क्या हुआ मृत्युंजय? मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, अदिति कॉलेज से गायब है। इतना कहकर मृत्युंजय से एक नज़र शोभित को देखकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। वहीं मृत्युंजय की बात सुनकर शोभित के हाथ पांव ठंडा हो गए थे। उसे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस होने लगती है। राजीव शोभित को शांत देखकर बोला, शोभित तुम यहाँ बैठे हुए हो, अदिति गायब है। शोभित जल्दी से खड़ा होकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है और शोभित को जाता हुआ देखकर राजीव क्लाइंट से कहता है, सॉरी, फैमिली इम्पोर्टेंट इशू आ गया है। राजीव की बात पर क्लाइंट्स अपना सिर हिलाते हुए इट्स ओके कहते हैं और मीटिंग को अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।